नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में हर रोज आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हाजिर होते हैं, उस पर पूरी जानकारी आपको दी जाती है। जैसा आप सभी जानते हैं, विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम के जो आज के विषय हैं वो आपके साथ हम साझा कर लेते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे खड़ी रबी दलहनी फसलों की देखभाल के बारे में, और बात होगी अमरूद के बागों की देखभाल की भी। दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हमारे, और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर है हमारा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आर एस बाना जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर बाना। धन्यवाद। और साथ ही आपको बता दें, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी जी। आप भी वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर गोस्वामी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा हमने आपको बताया कि हमारे साथ विशेषज्ञ जो हैं वो जुड़ चुके हैं, तो आपको भी देरी नहीं करनी है। लेकिन सबसे पहले देखिए, ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे विषय हैं उसके बारे में आपको जानकारी कितनी है। और हमारे किसान जो हैं, हालांकि पूरी तरीके की जानकारी उनके पास होती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर बाना, आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, हमें जो हमारी रबी की दलहनी फसलें हैं और जो खासतौर से अभी खेतों में लगी हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, चने की बात कर ली जाए या मसूर की हम बात करते हैं, क्या कृषि कार्य इसमें अभी फिलहाल हमारे किसानों को करने सही होंगे? जी, चना और मसूर की अगर हम बात करें तो अभी ये फूल आने की अवस्था क्रॉस कर चुके हैं। ज़्यादातर जो समय पर बुआई हुई थी वहाँ पे, और फलियां बनना शुरू हो गई है। और जहाँ पे देरी से बुआई हुई है वहाँ पे थोड़े दिनों में फूल आने की अवस्था पर पहुँचने वाले ही स्थिति है जी। तो इस समय एक तो हमें मृदा नमी प्रबंधन का ध्यान रखना होगा। जो देरी से बोया गया है वहाँ पे खरपतवार प्रबंधन भी हमें सही तरीके से करना होगा। और उसके अलावा कीट और रोगों का बड़ा प्रकोप होता है जो दलहन वर्गीय फसलें हैं हमारी, तो उनको समुचित नियंत्रित करना जरूरी है। अगर हमारे देश की बात करें तो हम लगभग आधी जो जनसंख्या है हमारी, मोटे मोटे तौर से देखा जाए तो वो शाकाहारी है। और जो चना और मसूर है या जो अन्य दलहन वर्गीय फसलें हैं उनका हमारे जो मानव पोषण में बहुत बड़ा महत्व है। साथ ही जो हमारा पशुधन है उसके लिए उसका चारा भी बड़ा उपयोगी होता है। तो यदि समुचित तरीके से हम देखभाल करें और सही तरीके से खेती करी जाए तो न केवल जो बीज है, दाना है, उसका उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि चारे का भी उत्पादन अच्छा मिलेगा। यानी एक पंथ दो काज हम मान सकते हैं, लेकिन इसमें और तीसरा काज और है जी, इसमें ये मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण, इस बारे में विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे डॉक्टर बाना। लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जनवरी का महीना रबी मौसम में अधिक पैदावार लेने के लिए और जरूरी कृषि कार्यों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर बात चने की करें तो चने में फली भेदक कीट की निगरानी के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। चने की फसल में पहली सिंचाई के लगभग 1 सप्ताह बाद वायु संचार के लिए हल्की निराई गुड़ाई करें, जिससे जड़ों की गांठों का विकास लाभदायक ढंग से हो। आमतौर से चने की फसल में दूसरी सिंचाई फलियों में दाना बनते समय की जानी चाहिए। अगर जाड़े में वर्षा हो जाए तो दूसरी सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। लंबे समय तक वर्षा ना हो तो अच्छी पैदावार लेने के लिए हल्की सिंचाई अवश्य करें। चने की फसल से भरपूर पैदावार लेने के लिए जल निकास की उचित व्यवस्था करें, नहीं तो फसल के मरने का अंदेशा रहता है। चने के खेत में चिड़िया बैठ रही हो तो समझ लें कि चने में फली छेदक कीट का प्रकोप होने वाला है। चने की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप होने पर इसकी गिडारें हल्के रंग की होती हैं और बाद में भूरे रंग की हो जाती हैं। ये फलियों को छेद कर अपने सिर को फलियों के अंदर डालकर दानों को खा जाती हैं। वहीं मसूर की फसल में जड़ सड़न रोग के कारण बुआई के 20 से 25 दिन बाद पौधा सूखने लगता है। पौधे को उखाड़ कर देखने पर तने पर रुई के समान फफूंद लिपटी हुई दिखाई देती है। मसूर की फसल में उकटा रोग में पौधा धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाता है, छिलका भूरे रंग का हो जाता है और जड़ को चीर कर देखें तो उसके अंदर भूरे रंग की धारियां दिखाई देती हैं। उकटा का प्रकोप पौधे की किसी भी अवस्था में हो सकता है।
जड़ सड़न और उकटा रोग की रोकथाम के लिए जिस खेत में उकटा लगता हो तो संभव हो तो उस खेत में 3 से 4 वर्ष तक मसूर की फसल नहीं लेनी चाहिए। उकटा से बचाव के लिए नरेंद्र मसूर 1, पंत मसूर 4, मसूर 5, प्रिया और वैभव आदि प्रतिरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए। तो जाना आपने किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं जो हमारी रबी दलहनी फसलें हैं, चने की बात करें या मसूर की बात की जाए उसमें, और उनका निदान आपको कैसे करना है विस्तार से हम जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन यहाँ डॉक्टर अमित आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अमरूद की अगर बात की जाए, अभी का जो समय चल रहा है उसमें क्या स्थिति रहती है अमरूद के बागों में, और जो किसान अमरूद की खेती करते हैं, इसकी बागवानी करते हैं, उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है अभी का समय? समय जो सर्दियों के गुणवत्ता युक्त जो हमारे फल मार्केट में आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छा मौसम है इस समय। और सबसे अच्छी बात हमें ध्यान देनी है कि इस समय बहुत ज़्यादा रोग और कीट व्याधियाँ फलों में नहीं लगती अमरूद में जी। सर्दियों की जो फसल है वो बहुत अच्छी गुणवत्ता युक्त है, बहुत अच्छा उसमें खुशबू आती है, बड़ी अच्छी विटामिन सी होती है। बस किसान भाइयों को छोटा सा थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान देना है और इससे वो जो भी उनकी कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। इस समय क्या पाला पड़ता है, पाला पड़ने के कारण कई बार किसान भाई मॉइस्चर को यानी जो हमारी सिंचाई है उसको प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो मेरा उनसे निवेदन है कि फल अभी इस समय कुछ फल टूटने लगे होंगे, कुछ फल अभी और तैयार हो रहे होंगे और ये जनवरी के लास्ट तक फल टूटते रहेंगे और तैयार भी होते रहेंगे जी। आप हर 8 से 10 दिन के अंतराल में आपको कम से कम 8 दिन के अंतराल में एक बार पानी जरूर देना है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों ने देखा होगा कि उनकी अमरूद की पत्तियां लाल पड़ रही हैं, तो किसान भाइयों को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उससे आपकी फलों की गुणवत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। एक सामान्यतः देखा गया है कि जब भी सर्दी पड़ती है तो जो अपना पौधा होता है उसमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और उसमें सारे के सारे जो तरीके हैं वो प्लांट की उस सर्दी से लड़ने के तरीके हैं, आपको उसमें किसी तरीके से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है जी। यानी प्राकृतिक रूप से ही हम मान सकते हैं इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो पौधे में आपको होती हुई नजर आएंगी, तो उसमें आपको घबराना बिल्कुल नहीं है जैसा डॉक्टर अमित ने बताया। लेकिन और भी अगर आपकी कुछ समस्या है इससे संबंधित तो उसके लिए आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। रहे थे हमारे इस रिपोर्ट में ग्राफिक के जरिए आपको हम बता रहे थे। देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण होता है अमरूद के बागों की जब हम बात करते हैं खास तौर से, और लक्ष्य एक यही होता है हर किसान का कि उसको जो दाम है वो बेहतर मिल पाए। उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो उसकी पैकिंग आप कर रहे हैं वो कैसी है और उस दौरान भी कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा। और या जैसे कि डॉक्टर अमित ने हमें बताया कि अभी का जो समय है, जो फल जब आता है अच्छी गुणवत्ता का आपको मिलना है, उसके लिए और कौन सी विशेष बातें हैं जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। इस बारे में और विस्तार से हम बात करेंगे डॉक्टर अमित से। लेकिन यहाँ डॉक्टर बाना सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, चने की हम बात कर रहे थे और ख़ासतौर से अगर देखा जाए उकटा रोग की अगर पहले हम बात करते हैं, एक प्रमुख समस्या जो है काफ़ी लंबे समय से चल रही है, हमारी दलहनी फसलों में भी है। तो क्या इसके लिए कोई समाधान है या इस तरह की अब किस्में आने वाले समय में मान सकते हैं कि या आ चुकी हैं जिनमें इस रोग की जो हम कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमें नज़र आ सकती है? उकटा का इस समय बड़ा प्रकोप चल रहा है और काफ़ी फ़ोन आते हैं किसानों के हमारे पास भी। और अब
इस समय वो जो बारानी क्षेत्र है विशेषकर हमारे, वहाँ पर उकटा का काफ़ी विकराल समस्या है। तो उसके लिए जो सबसे आसान तरीका है उकटा को, चना और मसूर दोनों में आता है, सबसे आसान तरीका यही है कि फसल चक्र अपनाएं। हर साल उसी खेत में चने की खेती नहीं करें, उसमें एक बार चना लगा लिया तो अगली बार उसमें सरसों लगाएं या गेहूं जो या अन्य फसलें आप लगाएं, और 3 से 4 साल का फसल चक्र जरूर अपनाएं। दूसरा, कुछ अवरोधी किस्में हैं जिसमें उकटा का प्रकोप नहीं होता। जैसे हम चने की बात करें तो अवरोधी एक किस्म है, RSG 888 है, और पूसा संस्थान की भी कुछ किस्में हैं जिनका विकास हो रहा है और हुआ भी है। और जैसे अभी आपने कैप्सूल में भी देखा कि मसूर की भी कुछ किस्में हैं, नरेंद्र मसूर एक है, पंत मसूर है। तो इस तरह से जो उकटा रोधी किस्में हैं उनको आप लगाएं। और तीसरी चीज ध्यान रखनी है कि जब बुआई करें तभी बीज को उपचारित करके बुआई करें, क्योंकि उसमें लागत नहीं आती है, बहुत कम लागत में ही आपको उकटा से बचने का मौका मिल जाता है। उसके लिए आप जो बीज है उसको 2 से 2.5 ग्राम बीज जो कार्बेंडाजिम दवाई है उससे उपचारित करके कर दें, या जो ट्राइकोडर्मा आता है उससे आप 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से ट्राइकोडर्मा से भी उपचारित कर सकते हैं। या जहां पे ज्यादा उकटा का प्रकोप होता है वहां पे 4 किलोग्राम जो ट्राइकोडर्मा होता है उसको भली प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद 1 क्विंटल में मिलाकर और फिर उसमें बिखेर दें खेत में बुआई से पूर्व, तो भी उकटा का प्रकोप नहीं होता है। यदि खड़ी फसल में उकटा आ गया है तो उसमें तो यही करना होगा कि आपको अभी जो कवकनाशी है कार्बेंडाजिम उसका 0.2% यानी कि 2 ml प्रति लीटर की दर से एक बार छिड़काव करें, और यदि काबू नहीं होता है तो 15 दिन के अंतराल पे जो छिड़काव है उसकी पुनरावृत्ति करें। तो इस तरह से ठीक तरह से ध्यान रखें, फसल चक्र अपनाएं, और जो कवकनाशक है हमारे उनका उपयोग करें तो उकटा की रोकथाम आसानी से करी जा सकती है। और रोगरोधी फसलें, रोगरोधी जो किस्में हैं हमारी प्रजातियां हैं वो उनकी बुआई करें जिन क्षेत्रों में ज्यादा उकटा का प्रकोप होता है। जी देखिए, जहां ज्यादा समस्या है तो ना सिर्फ रोगरोधी किस्मों का चयन करना है और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल चक्र हमें अपनाना होगा, जो कि हर एक किसान के लिए हम मान सकते हैं आवश्यक है। वो हमारी जो भूमि है उसके लिए भी अच्छा रहता है, उपजाऊ क्षमता के लिए, और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसान की लागत को भी वो कम करता है। यहाँ डॉक्टर अमित, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि जनवरी के आखिर तक हम बात करते हैं तो अधिकतर जो फल है वो किसान को मिलने लगते हैं, लेकिन कभी कभी जो समस्या आती है किसान के सामने कि उम्मीद उन्हें ज़्यादा रहती है, फलन ज़्यादा होगा लेकिन उतना फलन नहीं मिल पाता। क्या उसके लिए अभी भी कुछ ऐसी सावधानी है इस समय जो उन्हें अपनानी होगी, या ज़्यादा फलन अगर वो चाहते हैं तो? देखिए, अमरूद में फलन की बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर अमरूद के जो भी किसान भाई हैं वो समय समय पे अमरूद में सदाई एवं कृंतन, जिसको अंग्रेजी में ट्रेनिंग प्रूनिंग कहते हैं, करते रहें, क्योंकि अमरूद में जो भी फलन आता है वो नई पेड़ों पे, नए कल्लों पे आता है। तो जब हम बरसात की फसल नहीं लेते हैं, वो अप्रैल के महीने में, हम उसको फसल चक्र में परिवर्तन कहते हैं, बहार नियंत्रण। जी बिल्कुल। नए कल्ले फूटते हैं, वो जुलाई में फूटते हैं, वो इतनी संख्या में होते हैं कि अगर 25 से 30 पत्तियों में भी एक फल लगा है तो बहुत गुणवत्ता युक्त बहुत अच्छी फसल देता है। और अगर तीसरे साल की आयु में आपको 30 से 35 केजी पर प्रति वृक्ष आपको सर्दियों में फल मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी उपज होती है, क्योंकि अमरूद के प्रति हेक्टेयर करीब 1100 पौधे लगते हैं। जी, आप सोच सकते हैं कि करीब अच्छी खासी उत्पादन अमरूद का होता है। अमरूद में उत्पादन समस्या नहीं है, अमरूद को अच्छी फसल का उत्पादन लेना कैसे है किसान भाइयों को जानना बहुत जरूरी है। जी, और उसके लिए जो बहार का आपने जिक्र किया, ये कितना महत्वपूर्ण, और सबसे बेहतर बहार किसको माना जाए? सबसे बेहतर बहार हम लोग मृग बहार को कहते हैं, यानी सर्दियों की फसल को। जी। क्या होता है कि जो बरसात की फसल होती है उसमें कीट और रोग व्याधियां बहुत ज्यादा होती हैं, और उसके कारण क्या है कि जैसे कि आजकल हम लोग जैविक कृषि की बात करते हैं, तो अगर हमें जैविक कृषि में भी अमरूद को लेके जाना है तो सर्दियों की फसल सबसे ज्यादा सूट करती है जैविक कृषि के लिए भी, क्योंकि बरसात की फसल में स्पाइनोसेट का स्प्रे होता है, उसमें हमें फेरोमोन ट्रैप लगाने पड़ते हैं, उसके साथ साथ कई बार पानी भर जाता है तो उकटा की समस्या बढ़ती है, उसमें एंथ्रेक्नोज की प्रॉब्लम बढ़ती है, उसमें तना गलन की समस्या बढ़ती है। ये सारी समस्याओं से मुक्ति का सिर्फ एक ही कारण है कि अगर अप्रैल में हम अमरूद के जो फूल आते हैं उनको तोड़ दें, तो उसको जो नए प्रो होते हैं उसमें 2 पत्ती या 4 पत्ती छोड़ के ऊपर से तोड़ देते हैं किसान भाई। सबसे आसान तरीका है, उसी जो टूटा हुआ फलन होता है वो सारा का सारा वो किसान उसी पेड़ के नीचे छोड़ देते हैं, तो वो पलवार का भी काम करता है। फिर उन्हीं कल्लों से नए कल्ले निकलते हैं जो कि जुलाई के महीने में हमें जुलाई के महीने में नए कल्ले निकलेंगे और जो हमें फिर इस समय सर्दियों की फसल देते हैं। जी बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छे तरीके से हम सर्दियों की फसल लेते हैं। किसान भाइयों को इतना जरूर ध्यान देना है कि कई बार कई अलग अलग तरीके की संस्तुति की गई है।
जैसे कोई बोलेगा कि पानी रोक दो, कोई बोलेगा जड़ को किनारों को काट दो, तो हमें अपने विवेक का भी उपयोग करना है कि इस समय उकटा की समस्या अंगूर में बहुत भयावह हो गई है अमरूद में, और जड़ को काटेंगे तो उकटा का जो एंट्री पॉइंट होता है वो जड़ होता है, तो जड़ काटने का काम ना करें। कई बार बोलते हैं कि आप फूलों को झाड़ने के लिए 10% या 15% यूरिया का स्प्रे कर दें, तो जो ह्यूमिड वाले क्षेत्र है वहां तो ठीक है, लेकिन जो बहुत ड्राई बेल्ट है वहां कई बार पूरा का पूरा पौधा भी जल जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका वही है कि हम अब 2 जोड़ा या 4 जोड़ा पत्ती कृंतक का अपनाएं, और उससे फिर हम सर्दियों की गुणवत्ता युक्त फसल लें। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि जो देखिए वैज्ञानिक संस्कृति है आप उसको जानें और समझें, और इसी के लिए ना सिर्फ जब अच्छा जो फल है वो आपको मिल सकेगा, उसके साथ साथ तमाम ये ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए, और यही महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि जिनके ज़रिए हम मान सकते हैं जो किसान की आय है बढ़ भी सकती है, फल आपको अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ कुछ और ऐसी इससे जुड़ी बातें हैं जिसके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि कैसे जो किसान की लागत है उसको हम कम कर सकते हैं, और इसीलिए प्रबंधन की बात कही जाती है। डॉक्टर बाना, खासतौर से अगर देखा जाए अगर मृदा नमी प्रबंधन की हम बात करते हैं, कितना महत्वपूर्ण है? जो हमारी दलहन वर्गीय फसलें हैं उनका लगभग 80 से 90% जो क्षेत्र है वो बारानी क्षेत्रों में ही है, जहां पर सिंचाई के साधन या तो उपलब्ध हैं ही नहीं, या सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो भी काफी सीमित है, जहां पे 1 या 2 सिंचाई मुश्किल से मिल पाती है। तो इसलिए जरूरी है कि जो अच्छी फसल लेनी है तो आपको मृदा नमी प्रबंधन करना होगा, मृदा की नमी को संरक्षित रखना होगा, और आजकल तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर संरक्षण खेती की बात करने लग गए, जिसमें जुताई नहीं करते खेत की, और जो पूर्व फसलों के अवशेष है उनका हल्का आवरण रखते हैं। तो यदि उस दिशा में हम जाते हैं, क्योंकि चने में वैसे भी जुताइयों की कम जरूरत पड़ती है, और अगर हम संरक्षण खेती करते हैं तो जो हमारे अनुसंधान के महत्व जो अनुभव हैं वो यही कहते हैं कि बिना किसी जुताई के भी चने को लगा सकते हैं और एक पूर्व फसलों का आवरण बना के रख सकते हैं, जिससे कि मृदा की नमी तो संरक्षित रहेगी ही और हमारी लागत भी नहीं लगेगी। मृदा नमी संरक्षण जो जुताई वाले क्षेत्र हैं, पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं, वहां पे भी करना अति आवश्यक है। उसके लिए एक तो निराई गुड़ाई करते समय हाथ से निराई गुड़ाई करें, जो खरपतवार नाशी है उनका कम से कम उपयोग करें। हाथ से निराई गुड़ाई करने से क्या होता है, मृदा की ऊपरी परत टूटने से भी मृदा नमी संरक्षण में मदद मिलती है। इसके अलावा जो मल्च या जो पलवार हम जो घास फूस की यदि बिछा देते हैं तो भी जो मृदा नमी है वो उड़ती नहीं है और वहीं बनी रहती है। साथ ही उसका एक और फायदा होता है कि जब पलवार का आवरण रहता है मृदा सतह पर, तो जो मृदा का तापमान होता है वो नियंत्रित रहता है, और जो पौधों का आंतरिक तापमान है उसमें भी नियंत्रण रहता है, तो पाले का जो प्रकोप होता है वो भी कम होता है। तो मृदा नमी संरक्षण के साथ साथ जो पलवार या मल्च हम बिछाते हैं उसका ये भी फायदा है कि फसल को पाले से भी बचाया जा सकता है। यानी और देखा जाए तो सरल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से जो क्रियाएं होनी चाहिए वो लगातार चलती रहती हैं, लेकिन ये जरूरी कि आप इन सबको जानें, और इसलिए जो प्रबंधन है काफी उचित माना जाता है। आगे भी इस बारे में आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं हमारी जो रबी की दलहनी फसलें हैं जो इस वक्त खेतों में खड़ी हैं। चना या मसूर की बात की जाए, वहाँ पर किस तरह की देखभाल आवश्यक है और साथ ही अमरूद के बागों में किस तरह की देखभाल आपको करनी होगी जिससे जो फलन है वो और गुणवत्तायुक्त आपको मिलता रहे और आपको जो मुनाफा है उसमें वृद्धि हो सके। ब्रेक में जाने से पहले यहाँ हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर बाना के साथ, खासतौर से चने की अगर बात की जाए किस तरह की जो सस्य क्रियाएँ हैं वो उसमें की जाती हैं। और सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं डॉक्टर बाना कई तरह की जो समस्याएं हैं वो किसानों के सामने भी आती हैं। एक मेल पर भी हमारे जो दर्शक हैं वो हमें सवाल भेजते हैं। गौरव दिवाकर हैं जिन्होंने ये सवाल भेजा है हमें गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। ये जानना चाह रहे हैं कि जब सिंचाई की बात की जाती है और अगर मौसम में नमी है या पाली की जैसा आपने बात कही, अगर ऐसी स्थिति है तो क्या सिंचाई करना सही रहेगा या नहीं? जी, सिंचाई प्रबंधन का बड़ा महत्व है दलहन वर्गीय फसलों में, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव होती है। और जो पहली सिंचाई है वो निराई गुड़ाई करने के बाद, यानी कि जब फसल 30-35 दिन के आसपास हो जाए तब करनी चाहिए। और दूसरी सिंचाई जो फूल आने से पूर्व की अवस्था पर कर दें। यदि उस समय मृदा में नमी रहती है लगातार, क्योंकि जो हल्की मिट्टियां हैं वहाँ पे तो नमी की कमी आ जाती है, भारी मृदाओं में उस समय ज़्यादा कमी नहीं आती है। तो फली बनते समय ये ध्यान रखें कि मृदा में नमी की कमी नहीं हो और उस समय सिंचाई कर दें। और सिंचाई प्रबंधन की जहाँ बात आती है, हमें जो पारंपरिक तरीके हैं उनको बदलना होगा। और जो आजकल ड्रिप और स्प्रिंकलर यानी कि बूंद बूंद सिंचाई और जो फव्वारा सिंचाई विधियां हैं उनको अपनाना होगा, ताकि हमारी जो जल उपयोग दक्षता है वो उसमें वृद्धि हो। बिल्कुल, लेकिन सिंचाई की जो प्रणालियां हैं कितनी कारगर हैं ये इसके बारे में भी आपसे मैं जानकारी लूंगा। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जो हैं वो फोन लाइन पर जुड़े हैं। शिवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, क्या जानना चाह रहे हैं शिवेंद्र जी? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर, हमारे अमरूद है जी, अमरूद है, उसमें सर फलन होने के बाद जब बड़े होते हो काले धब्बे पड़े रहते हैं छोटे से ही। अमरूद के ऊपर काले धब्बे जो हैं वो नजर आते हैं आपको? हाँ सर, काले धब्बे सर। खाने में तीखा स्वाद होता है, तीखा स्वाद होता है, तीखा स्वाद लगता है। डॉक्टर अमित, सवाल आप सुन पा रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं। हाँ जी, क्या ये वजह हो सकती है? इनमें दो वजह हैं। एक तो ये जो काले धब्बे बता रहे हैं, कई बार अमरूद में कैंकर की समस्या आती है। उसका बड़ा आसान सा इलाज है, आजकल बाजार में उपलब्ध है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवाई मिलती है। उसका 0.2% का घोल बना के स्प्रे करना है जब अमरूद का आकार बेर के आकार का हो जाए, यानी 30 फ्रूट सेट के 30 दिन के करीब के बाद में। और इसके 2 स्प्रे करने हैं। लेकिन जो फलों में स्वाद नहीं आ रहा है उसके पीछे पोषण प्रबंधन है कि आप प्रॉपर पोषण प्रबंधन नहीं दे रहे। गोरखपुर वाले क्षेत्र में आपको जुलाई और सितंबर में अमरूद में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रति वर्ष प्रति पौधे के हिसाब से 60 ग्राम नाइट्रोजन और 70 ग्राम फास्फोरस, 70 ग्राम पोटास, ऐसे ही आपको हर साल देना है। उतना मात्रा बढ़ा के 5वीं साल तक जी आधी मात्रा नाइट्रोजन की देनी है और बाकी फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा जुलाई के महीने में देनी है। इसके साथ साथ बोरेक्स और जिंक बहुत जरूरी है अमरूद के गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए। तो इसका भी आपको, अगर आप फ्रूट सेट के या फ्लावरिंग के 15 दिन बाद भी अगर आप फोलियर स्प्रे करें, इसके 2 फोलियर स्प्रे कर दें, या फिर आपको 600 ग्राम 600 करीब 0.6% का करीब घोल बना के अगर इनको स्प्रे करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद रहेगा। आपकी गुणवत्तायुक्त भी बढ़ेगी और एक कैंकर की समस्या भी दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल डॉक्टर अमित, और खासतौर से जो पकने की अवस्था है अमरूद की, उसमें कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लाल रंग के भी जो छोटे छोटे से धब्बे हैं वो हमें नजर आने लगते हैं। तो उनको लेकर तो किस तरह की समस्या नहीं हम मान सकते किसानों के लिए? सर्दियों में ज्यादा होता है, आपको बरसात की फसल में लाल चकत्ते आपको कम मिलेंगे, वो कोई समस्या नहीं है। चलिए बिल्कुल, देखिए बहुत ज़रूरी कि जिस तरीके से अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो उसका समाधान क्या हो सकता है, या कम से कम आप उस बारे में जानकारी पूरी रखते हो। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं संजीव जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए। हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने जे 63 चनी बोई है जी, जे 63 चनी बोई है जी, जे 63 किस्म की जी। क्या समस्या उसमें अब दिख रही है कुछ? उसमें क्या है, ऊपर की जो कलगी है ना वो सूखी से हो रही है। सूख रही है वो? हाँ, सूखी सी मुड़ी सी रहे, जैसे
मुरझाई हुई बुनाई पड़ जाता पाला जी जी हो रही है। फूल की स्थिति है इसमें। मिट्टी में नमी की कमी तो नहीं है संजीव जी? हाँ, नमी तो है। अच्छा, नमी यदि है और ऊपर से यदि भूरा पीलापन आना शुरू हो जाता है तो अमूमन देखा जाता है कि उकठा की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें कभी कभी ऐसा होता है। तो आप लगातार निगरानी करते रहें खेत में। तब पूरी जो पूरे पेड़ है ना, जो पूरी टोटल फसल में प्रत्येक पौधे में ऐसा ही है जी। हर पौधे में ऐसा ही है? हाँ, टोटल पूरे में 10 बीघा में है तो 10 ही बीघा में ऐसा है। अच्छा, तो ये हो सकता है कि या तो वैराइटल करेक्टर हो या अपनी मिट्टी की जांच करवाइए। और जो ऊपर वाले पौधे हैं उनमें जो ऊपर वाली पत्तियों हैं उनमें कभी कभी बोरोन की कमी से भी हल्का भूरापन आता है। तो यदि आप देखिए, यदि मिट्टी में बोरोन की कमी हो तो उस दशा में आप जो अपना शिवपुरी का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जाइए और जो मिट्टी का सैंपल लेने का तरीका मैं बताता हूँ। 1 एकड़ से आप लगभग 10 जगह से जेड आकार में घूमते हुए सैंपल लें, लगभग 10 सैंपल लें और वी आकार का गड्ढा बनाकर सैंपल लें और उसके पश्चात उसमें से 1/4 रखते हुए बाकी का हटाते जाएं और उस सैंपल को ले जाइए आप कृषि विज्ञान केंद्र पे और जांच करवाइए। यदि बोरोन की कमी होती है तो उस दशा में जो बोरेक्स है उसका आपको छिड़काव करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है यदि सारे पौधों में है या तब निश्चित रूप से ये पोषक तत्वों की कमी या फिर जो वेराइटल करेक्टर है ये हो सकता है। तो आप देखें कि वेराइटी में और कहीं भी ऐसा हो तब तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। और इसकी पोषक तत्वों की कमी हो तो उस दशा में फिर आपको एक बार मिट्टी की जांच करानी चाहिए। लेकिन क्या डॉक्टर बाना अभी के समय जो पोषण प्रबंधन की अगर हम बात करें, क्या अभी के समय भी आवश्यकता कुछ रहती है जी फसल की? जो कोई भी फसल हो उसमें अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग समय पर होती रहती है। जो चने की फसल है अमूमन जो हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, वो तो हम शुरुआती अवस्था में ही दे देते हैं। पर जो गौण पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो अमूमन किसान भाई नहीं देते हैं या बहुत कम जागरूक किसान ही उनका उपयोग करते हैं। तो जब खड़ी फसल होती है तब वो पोषक तत्वों की कमी दिखाई देती है। तो उसके लिए एक तो आप मिट्टी की जांच करा कर रखें। आपके यहाँ पर पोषक तत्वों की जिन पोषक तत्वों की कमी है शुरुआती अवस्था में ही दे दें। सूक्ष्म पोषक तत्व यदि पर्णीय छिड़काव करते हैं तो वो ज्यादा उनकी पोषक तत्व उपयोग दक्षता ज्यादा होती है। यदि आपके मुख्य तौर से भारत में देखा जाए तो कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे पूर्वी भारत के क्षेत्र या मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र जहां पर बोरोन की कमी दिखाई देती है। इसके अलावा जिंक और आयरन ये पोषक तत्व हैं, उनकी कमी रहती है जी। तो यदि जिंक और आयरन की कमी दिखाई दे तो इस समय भी पोषक तत्वों का उपयोग करना है। जैसे जिंक है तो उसमें जिंक सल्फेट का 0.1% का छिड़काव करना चाहिए। या आयरन है की कमी वाले जो कुछ क्षेत्र हैं वहां पर आयरन सल्फेट का भी स्प्रे जो पर्णीय छिड़काव है वो संस्तुत किया जाता है। तो पोषक तत्व प्रबंधन में हमें ये ध्यान रखना होगा। और नाइट्रोजन अभी देने की जरूरत नहीं होती है, शुरुआती अवस्था में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी होती है। फास्फोरस और पोटेशियम बड़ा जरूरी है क्योंकि पोटेशियम से सूखा सहन करने की भी क्षमता बढ़ जाती है और फास्फोरस दलहन वर्गीय फसलों के विकास और जो दाना भराव है उसके लिए बड़ा आवश्यक होता है। तो पोषक तत्व का समुचित प्रबंधन करें और मैं तो ये कहता हूं कि मिट्टी की जांच करा के उसके अनुसार ही करें क्योंकि बहुत अधिक पोषक तत्वों का उपयोग भी नुकसानदायक होता है और खर्चा भी अधिक लगता है। और कम पोषक तत्व उपयोग करने से हमारी जो फसलें हैं उनकी पैदावार बड़ी कम होती है। तो मिट्टी की जांच जरूर कराएं और सही तरीके से समुचित पोषक तत्व प्रबंधन करें। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी। देखिए जो आपकी लागत है उसको भी आपको कम यहाँ पर करना होगा और इसी के लिए जैसा डॉक्टर बाना ने यहाँ सुझाया कि आप पहले अपनी मिट्टी की जांच कराएं। जिस पोषक तत्व की अगर कमी उसमें नज़र आती है उस पोषक तत्व का आप दे सकते हैं, इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। और यही सारी जानकारी है जिसको आपको जानना होगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्कार, सवाल पूछ सकते हैं। मैं अजीत कुमार यादव बोल रहा हूँ, बलिया यूपी से। जी अजीत जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर, हमारे अमरूद के बागवान हैं जी, उसमें फल लगने के बाद फल कीड़े लग जाते हैं अंदर और फल गिरने लगते हैं। फल गिरने लग जाता है फिर? जी जी जी। डॉक्टर अमित समस्या बता रहे हैं अजीत जी, बलिया उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वजह इसकी हो सकती है और कैसे इसकी रोकथाम हो। देखिए, अमरूद में जो फल मक्खी की समस्या है बहुत भयावह है
और वो फल मक्खी की सबसे ज्यादा जो प्रकोप होता है वो बरसात की फसल में होता है जी। मैंने शुरुआत में बताया कि हम अप्रैल, मार्च और अप्रैल के महीने में बलिया वाले क्षेत्र में, जो ये अपना पूर्वी भारत वाला क्षेत्र है, ये अपना ईस्टर्न यूपी वाला, इसमें मार्च अप्रैल के क्षेत्र में अच्छे खासे मार्च अप्रैल के टाइम पे अच्छे खासे फूल आते हैं। उस समय अगर हम उन फूलों को झड़ा दें, जो 2 पत्ती कृंतन विधि मैंने बताई है, अगर ये काम हमें लगता है कि नहीं करना चाहते और हम बरसात की फसल भी लेना चाहते हैं, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो हम फेरोमोन ट्रैप कहते हैं, मिथाइल यूजिनाइल एवं स्पाइनोसेट का 0.01% का वो घोल होता है। इसमें हम लकड़ी की गुत्ती डाल के उसमें अच्छे से सोख लें और उसको किसी डब्बे में, ऐसे डब्बे में रखें जिसमें कि कीड़े अंदर जा सकें। और वो हम एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमें इसको 15 से 21 दिन में प्रति एकड़ करीब 10 से 12 डब्बे लगाने हैं पूरे बाग में, जिसको उनका क्षेत्र हो। 15 से 21 दिन में हमें उसके वो भी बदल लें। कई बार उसकी संस्तुति कम की गई है, लेकिन कम से कम 10 से 12 डब्बे हमें लगाने हैं। वो तो फेरोमोन ट्रैप। दूसरी बहुत अच्छी अनुकूल विधि है बैगिंग की। बैगिंग के लिए पॉलीप्रोपाइलेट ट्यूब अब मार्केट में उपलब्ध है, नहीं है तो जो हमारे कागज के लिफाफे हैं वही अगर हम उसको कवर करें तो उनका खर्चा बहुत कम आता है और डायरेक्ट फल की सतह पे नहीं छू पाती, जिसके कारण वो उसके अंदर अंडे नहीं दे पाती है और हम फल मक्खी से बच सकते हैं। पहला वाला जो सुविधा है, अगर पहला वाला फेरोमोन ट्रैप किसान नहीं लगा पा रहे हैं तो दूसरा बहुत अच्छा तरीका है बैगिंग का, जिससे एक फल मक्खी की समस्या बचती है, दूसरी फलों की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे तो किसान भाई बड़े अच्छे से इस रोकथाम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही महत्वपूर्ण बातें जो डॉक्टर अमित यहाँ हमें बता रहे हैं, इनका ध्यान आपको रखना होगा, जिससे जो आपका फल है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा, उसकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी और बाजार में भी उसका दाम आपको बेहतर मिल सकेगा। लगातार जानकारी का जो सिलसिला है जारी रहेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं रबी दलहनी फसलों के बारे में, यानी हमारे चने की फसल या मसूर की अगर बात की जाए प्रमुख तौर पर, और साथ ही अमरूद के बागों की देखभाल आपको कैसे करनी है, दोनों विषय पर जानकारी जो है विशेषज्ञ हमारे दे रहे हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही अलग अलग जगहों से जो दर्शक हैं वो भी जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर मैं अमरूद का फसल लगाना चाहता हूँ सर, पेड़ लगाना चाहता हूँ जी।
3 एकड़ में। सर कौन सी वैरायटी ले, कहाँ से ले, ये जानना चाह रहे थे सर। चलिए बिल्कुल डॉक्टर अमित, ये जानना चाह रहे हैं 3 एकड़ क्षेत्र में ये अमरूद की फसल लेना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, उसकी बागवानी कौन सी जो हम कह सकते हैं कि किस्म है वो अच्छी रहेगी और कहाँ से इनको उपलब्ध हो पाएगी? अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे राज्य में ये फसल लगाना चाहते हैं जिसमें अमरूद का सबसे अच्छा शोध संस्थान है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में, रहमान फिरा लखनऊ में है। वहीं पे आपको भारत की सबसे बड़ी अमरूद की नर्सरी भी है जी। वहाँ उपलब्ध प्रजातियों में धवल, श्वेता, ललित, अलावा सफेदा, सरदार, ये सारी की सारी बहुत अच्छी प्रजातियां हैं जो वहाँ पे उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ एक पन प्रभात करके भी वैरायटी है, वो भी बहुत अच्छी है। अब ये बात जरूर ध्यान रखें कि ये तो मैंने प्रजातियों के बारे में बताया कि अमरूद को लगाना कैसे है, उसकी तैयारी आपको अप्रैल के महीने में ही शुरू कर देनी है। अमरूद से पौधा लेके आना और सीधा लगा देना, ये इस तरीके से आप अमरूद के पौधे को अच्छे से नहीं चला पाएंगे। तो आपको अप्रैल के माह में आपको 4 बाई 4 मीटर की दूरी पे 1 बाई 1 मीटर का गड्ढा खोद के उसको 1 महीने तक अच्छे से सूरज की रोशनी से सोलराइज करा के फिर वो मिट्टी दोबारा से भर के उसके बाद फिर जुलाई के महीने में उसमें वो फल लगाने हैं। फलों की जो प्रजातियां मैंने बताई हैं वो लगाएंगे। इनमें जो धवल और श्वेता है ये सफेद गुदे वाली वैरायटी है, जो ललित है वो लाल गुदे वाली वैरायटी है, पंच प्रभात जो है सफेद गुदे वाली वैरायटी है, सरदार और अलावा सफेदा ये दोनों सफेद गुदे वाली प्रजातियां हैं। इस सारी वैरायटियों की पौध आपको CISS लखनऊ में उपलब्ध हो जाएंगे। बस आपको करना एक काम है कि या तो आप ऑनलाइन या उनको एक पत्र लिख के वहां पे अपनी पौधों की पहले से ही बुकिंग करा दें जी। आपकी बुकिंग पूरी हो जाएगी, वो आपको पत्र के माध्यम से या फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से सूचित करेंगे और फिर अपने आप पौधे वहां से आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के गुणवत्तायुक्त पौधे वहां पे उपलब्ध रहते हैं। यानी पंजीकरण हमारे जो दर्शक हैं अगर वो चाहते हैं अमरूद की खेती के लिए, खासतौर से जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, आपको कराना होगा। और जैसा डॉक्टर अमित ने बताया कि ऑनलाइन भी इसको करा सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत ओम प्रकाश जी आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। आवाज मिल पा रही है आपको ओम प्रकाश जी? अमरूद का जी काला हो गया जी अमरूद, और उसको क्या गिरा है जी पेड़ से गिरे जा रहे हैं और काले रंग के हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर अमित, फिर से एक वही समस्या जो लगभग नजर आ रही है। कैथल हरियाणा से शायद हमारे साथ जो दर्शक हैं वो जुड़े हैं। अगले दिन क्या होता है ना जी, अगर लाइन पे सज्जन, तो क्या आपकी पत्तियां भी मुरझा रही हैं कि सिर्फ फल ही गिर रहे हैं? ओम प्रकाश जी, जो पत्तियां हैं वो भी मुरझा रही हैं? ठीक है जी। पत्तियां तो ठीक है जी, पत्तियां ठीक है जी, पत्तियां तो जी बिल्कुल। एक आम का पेड़ था, तो अमरूद की बताओ जी, चलो छोड़ दो हम जी। डॉक्टर अमित, हाँ, बस एक बात का ध्यान रखें। एक तो आप उनको, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि अमरूद में अगर आपके पास कम फल वृक्ष हैं तो लोग उसकी ना केयर नहीं करते। एक अच्छा सा अमरूद का थाला, अमरूद के तने के पास से करीब अगर 1 मीटर दूरी पे बढ़िया से एक थाला यानी रिंग टाइप का बना लें। अमरूद की जो भी खाद है उसके अंदर ही डालना है, आपको अच्छे से गुड़ाई करके देना है। पहली चीज का, एक चीज का ध्यान दें। दूसरा, जो एक काले पड़ने की समस्या है उसको मैंने बताया कि ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से समस्या दूर हो जाएगी। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.3% का स्प्रे आप करें, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। कई बार पोषण के कारण भी, कुपोषण के कारण भी अमरूद के फल काले पड़ के गिरने लगते हैं, ध्यान रखना। और एक फंगस होता है, उसके कारण भी होता है, तो उसके लिए बाविस्टीन का 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के स्प्रे करेंगे, तब भी ये समस्या रुक जाएगी। लेकिन अमरूद अगर आप खाद के बगैर उगाना चाहें या उचित उसके बगैर उगाना चाहें तो उसकी गुणवत्ता एक फसल आपको नहीं मिल सकती। जी बिल्कुल, अच्छी देखिए गुणवत्ता आपको मिल सकेगी, प्रबंधन सिर्फ आपको अपनाना होगा। और साथ ही हमारी जो दलहनी फसलें हैं डॉक्टर बाना, उसमें भी अगर हम कीटों की बात करते हैं, काफ़ी समस्याएं कीटों की वजह से भी हम देखते हैं। कैसे इससे निजात पा सकते हैं या रोकथाम कैसे की जाए? जो दलहन वर्गीय फसलें हैं हमारी, उनमें इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण कीट है जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है वो है चने में और मसूर में, दोनों में ही फली भेदक कीट, जो जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। फली भेदक सुंडी भी बोलते हैं उसको, और कुछ क्षेत्रों में लट बोलते हैं। तो उसका काफ़ी प्रकोप होता है और कई बार तो पूरी की पूरी फसल को ही तहस नहस कर देता है जी। तो मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि आप खेत की निगरानी लगातार करें, रोज खेत पर जाएं। ऐसा नहीं है कि खेत की बुआई कर दी और कम ध्यान देते हो, उससे काम नहीं चलने वाला है। और जैसे ही
इस सुंडी का प्रकोप हो, फली भेदक सुंडी का, तो उसको मारना शुरू कर दें। यदि कम प्रकोप है, मैं कहूँगा 5 से 8 कीट प्रति पौधा या उससे अधिक हो तभी छिड़काव करने की आवश्यकता होती है। यदि एकाध कहीं पे कीट है तो उसको वैसे भी आप मार सकते हैं। ETL लेवल जिसको हम कह सकते हैं। ETL इकोनॉमिक थ्रेश और जो लेवल होता है वो, तो 5 से 8 कीट से ज्यादा होता है तो उस दशा में फिर जो दवाई है उसका छिड़काव करना जरूरी होता है। उसमें जैसे ऑर्गेनिक कर रहे हो तो नीम के तेल से भी इसको नियंत्रित किया जा सकता है, उसका छिड़काव करके भी। इसके अलावा जो फेरोमोन ट्रैप है वो 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टर की दर से यदि लगाते हैं तो उससे भी इसका नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही जो रासायनिक दवाइयां हैं, कीटनाशक है, जैसे कि स्पाइनोसेड है या इमामेक्टिन बेंजोएट है, उसकी 200 ग्राम दवाई प्रति हेक्टर की दर से लगभग 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और वैसे काफी हद तक नियंत्रित हो जाएगा, पर फिर भी यदि नियंत्रण नहीं होता है तो फिर मैं कहूंगा कि निगरानी करते रहें और फिर दोबारा से यदि 15 दिन बाद फिर भी कुछ प्रकोप दिखाई देता है तो एक छिड़काव और करें। और इस तरह से जो फसल है आप उसको सुंडी से मुक्त रख सकते हैं। इसके अलावा कीटों में अगर हम बात करें तो बारानी क्षेत्रों में विशेषकर दीमक का भी प्रकोप चना और मसूर दोनों में ही दिखाई देता है। तो आप जो पौधे सफेद पीले पड़ जाते हैं और सूख जाते हैं तो उनको उखाड़ कर देखें। यदि जड़ों में दीमक की समस्या है तो उस दशा में क्लोरोपाइरीफॉस, जब खेत में नमी हो तब, या सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें सिंचाई के पानी के साथ क्लोरोपाइरीफॉस नामक जो दवाई आती है उसको आप यदि सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर दे देते हैं तो आपका जो दीमक है उसको भी नियंत्रित आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, लगातार निगरानी करते रहें और सही समय पर जो निगरानी है वो आप लगातार करते रहें, तभी जो जिस तरह के कुछ अगर उसमें बदलाव हैं तो आप उनको जान पाएंगे, लक्षणों को देख पाएंगे। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो 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 शिव कुमार जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ जी, सवाल ये है जी सर मेरा कि मेरी सरसों में जो फली पड़ रही है उस पर अड़ लग रहा जी ऊपर। जी चलिए, हालांकि देखिए आज हमारा जो विषय अलग, लेकिन नमस्कार जी सवाल आपका हम यहाँ सुन रहे हैं जी। ठीक, मैं चाहूंगा सरसों में अभी ये समस्या आती है, अल जिसको माहू या चेपा भी कहते हैं, उसका काफी प्रकोप होता है। सरसों के अलावा जो अन्य फसलें हैं उस पे भी कई बार देखते हैं कि काफी प्रकोप हो जाता है जी। तो यदि थोड़ी ही समस्या है, यानी कि 25 कीट प्रति पौधा से कम है, तो उसमें तो छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि कई बार हम देखते हैं एक आध कहीं पे अल दिखाई दे दिया और हमने छिड़काव कर दिया, तो वो तो हमारे लिए फायदे का सौदा न होके एक घाटे का सौदा है, पर्यावरण के लिए भी और हमारे लिए भी। बिल्कुल। और जो हमारे परागण करने वाले जैसे जो इंसेक्ट होते हैं, मधुमक्खी होती है, वो भी कीटनाशकों के प्रयोग से मर जाती है। तो जो यदि आपका अल ज्यादा है तो उस दशा में आप छिड़काव करें। डाइमेथोएट एक दवाई आती है, उसका आधा ml दवाई प्रति लीटर पानी, यानी कि 0.05% का 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर की दर से यदि आप छिड़काव करते हैं तो ये जो आपका अड़ है या माहू या चेपा, जिसको कुछ भी बोल लीजिए, यदि इसका जो प्रकोप है वो आप नियंत्रण कर पाएंगे। सरसों में भी होता है और यदि दलहन वर्गीय फसलों में भी ऐसा होता है तो उनमें भी यही दवाई है, डाइमेथोएट दवाई है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, स्प्रे करके और नियंत्रित कर सकते हैं जी। लेकिन जरूरी यही कि आप पहले आर्थिक क्षति दर जो है वो देख लें। अगर लगता है कि नुकसान आपको ज्यादा हो रहा है तभी आप जो छिड़काव की बात हम करते हैं, कीटनाशक की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, उनसे सलाह आप जरूर लें। आगे भी आपको इस बारे में हम जानकारी देते रहेंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना,
साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान, जिसमें आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं हमारी रबी की दलहनी फसलों की देखभाल के बारे में, और साथ ही अगर आप अमरूद की खेती करते हैं तो बागों की देखभाल आपको कैसे करनी होगी। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी सर। जी आलोक जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर, हम अपने खेत की मिट्टी की जांच कराओ चाहते हैं, इसकी जानकारी दो, कहाँ होगी, कैसे होगी? चलिए, कहाँ होगी, कैसे होगी, डॉक्टर बाना इस बारे में अगर आप जानकारी देना चाहें। मिट्टी की जांच आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। मिट्टी की जांच कराना बहुत ही आवश्यक है, और जांच कराने के लिए आप जो आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है या जो कृषि विश्वविद्यालय है या एग्रीकल्चर की कॉलेज है वहाँ पर जा सकते हैं, या जो ICAR के संस्थान हैं जगह जगह पर, वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो आप उसके लिए यही है कि जो मिट्टी की सैंपलिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे कई बार हम अमूमन देखते हैं कि जो हमारे किसान मित्र हैं वो ऐसे ही खेत में से मिट्टी उठा कर ले जाते हैं कि इसकी जांच करो। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक V आकार का गड्ढा बनाएं और उस गड्ढे की पूरी प्रोफाइल का लगभग 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाएं, और उससे मिट्टी लेकर और खेत से अलग अलग जगह से मिट्टी लेकर और उसमें से एक जो पूरी मिट्टी को मिलाकर और उसमें से रिप्रेजेंटेटिव एक नमूना आप लेकर जाएं, और जो कृषि विज्ञान केंद्र है या जो आपके जो राज्य सरकार के जो गांव में आपके जो जिला कृषि अधिकारी होते हैं या जो सहायक कृषि अधिकारी या जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं जो गांव में कभी भी आए, तो कि जी हमारी मिट्टी की जांच करवाइए, और उसके अनुसार ही आप पोषक तत्वों का प्रयोग करें, तो उससे आपकी फसलों की पैदावार तो बढ़ेगी, साथ में जो आप अवांछित खर्चा कर देते हैं उर्वरकों पे, उससे भी आप बच सकते हैं, और पर्यावरण का जो प्रदूषण होता है उससे, और जो मिट्टी की सेहत खराब होती है उससे भी बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए कितना लाभ आपको मिल सकता है मिट्टी की जांच अगर आप कराते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर अमित, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अगर तुड़ाई के बाद की बात की जाए तब भी कौन सी ऐसी विशेष बातें जिनका ख्याल हमारे जो बागवानी करते हैं किसान उनको रखना चाहिए? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। तुड़ाई के बाद सबसे पहले हमें जो भी हमारी सूखी शाखाएं हैं, जो भी रोगग्रस्त शाखाएं हैं, जो भी रोगी फल हैं, कीट लगे हुए फल हैं, सबसे पहले तो हमें उसकी सफाई करनी है अपने पूरे बाग में। उसके बाद में हमें देखना है कि कोई ऐसी शाखा है जो एक दूसरे से रगड़ खा रही है, कोई ऐसी शाखा है जो अलग डायरेक्शन में बढ़ रही है, उनको भी हमें काट छाट करके उनमें भी हमें बोडेक्स पेस्ट का वो लगाना है। इसके साथ पूरे के पूरे अमरूद के तने में हमें, जिसको हम बोडेक्स पेस्ट कहते हैं, अगर किसानों के पास उपलब्ध नहीं है या किसान नहीं बना पाते हैं तो बड़ी सरल सी विधि है बोडेक्स पेस्ट बनाने की भी। उसमें अपना जो चूना, भुजा हुआ चूना होता है, नीला थोथा होता है और पानी होता है, इन तीनों चीजें ही होती हैं। उसका घोल बनाने का तरीका है, अगर समय रहेगा तो हम लोग उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए बिल्कुल, देखिए समय की थोड़ी हमारे पास कमी है। फिलहाल एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका जल्दी से सवाल हम ले लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सुनील जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो
हेलो। हाँ सर, मैं अमरूद के बारे में जानना चाह रहा था। मैं एक्चुअली सब पेड़ लाया था जब नर्सरी से, उसके बाद मैंने पॉलीथीन में थे, उसमें फल आ गए थे सर जी। जब हमने वो जमीन पे लगाया तो 2 साल से उसमें फल ही नहीं आ रहे सर, इसके बारे में जानकारी चाहिए थी। चलिए बिल्कुल डॉक्टर अमित, उम्मीद करते हैं सवाल आपने सुना होगा शायद सुनील जी का। ये ऐसे कई बार होता है क्योंकि अमरूद में जो फलन आता है वो नए कल्लों में आता है। कई बार प्लांट स्ट्रेस में भी फ्लावरिंग दे देता है और 1-2 फल आ जाते हैं, बट जो पौधा लगाने के बाद में जो फल लेने की सबसे उचित आयु है वो तीसरे वर्ष से ही शुरू होती है, तो 2 साल। और कई बार हम आपके माध्यम से सारे किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि जब भी अमरूद की या किसी भी फल वृक्ष की पौध लें तो हमें NHB से एक्रेडिटेड नर्सरी, ICR की किसी संस्थान या SAO के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही लेना है। किसी ऐसी नर्सरी से हमें अमरूद के फल नहीं लेने। कई बार बीजू पौधों में फलन फल बहुत देरी से आता है, तो ये एक चीज हमेशा का ध्यान रखिए कि जो भी हमारे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है उसके जो एक्रेडिटेड नर्सरीज हैं उनसे आप पौधे लेंगे तो उनके पास में जो मदर प्लांट होते हैं वो हमारे ही किसी संस्थान से डेवलप किए होते हैं, तो उनसे तो प्योर प्लांटिंग मटेरियल मिलेगा। और कभी कभी किसान भाइयों के माध्यम से और भी जो लोग सुन रहे हैं वो भी जाने कि कई बार आपको एक छोटे से पौधे में एक फल लग जाता है, उसका मतलब वो अर्ली वैरायटी नहीं होती है। प्लांट जब परेशान होता है, स्ट्रेस में होता है, कई बार तब भी वो फूल छोड़ देता है और उससे पौधा कई बार फल सेट कर लेता है, बट वो उसकी जल्दी उपज नहीं होती है। अगर हो जाएगी तो उसमें 2 ही शाखाएं होंगी, उसमें कितने फल लगेंगे? तो जब तक आदमी प्लांट अपनी वानस्पतिक वृद्धि पूरी नहीं कर ले तब तक उससे फलन लेना उचित नहीं होता है। जी बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से इनका भी सवाल हम शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश शिवपुरी से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका रामगोपाल जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी सर। जी रामगोपाल जी, सवाल आप अपना पूछ सकते हैं, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। सर। जी नमस्कार। अरे सर, अमरूद का बाग लगा है हमारे यहाँ जी, और उसमें सिर्फ एक पौधा ऐसा है जो अच्छे फल देता है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो उसके नए फल के पौधे तैयार कैसे करें? आप जानना चाह रहे हैं जो बाकी और भी पौधे उनमें भी अच्छा फलन कैसे मिल पाएगा? नहीं, वो जानना चाहते हैं कि जो चलिए बिल्कुल नया पौधा। जी डॉक्टर अमित, पौधे कैसे बनाएं? बड़ा आसान सा तरीका है। देखिए अमरूद में 2 तरीके से आप बड़े आसानी से पौधे बना सकते हैं। एक तो है गुटी बांधना। अब जैसे ही फरवरी का महीना आएगा आपके शिवपुरी के क्षेत्र में थोड़ी आर्द्रता रहेगी, या फिर जुलाई या अगस्त के महीने में आप उसकी जो भी नए प्रो हैं उनके जो थोड़े से ब्राउन कलर के यानी अपने कत्थे जैसे कलर के होने लगेंगे, उनको आपको उसमें एक अंगुल के बराबर उतनी उसकी गुटी उसके ऊपर की जिसको अपन कहते हैं ना खाल, इसको अमरूद की छाल निकाल के और उसमें फिर ग्रोथ हार्मोन IB आता है, उसको रूटेक्स के नाम से मार्केट में मिलता है जी, उसका लगा के और उसमें फिर ऊपर से स्पेग्नम मॉस लगा के उसमें फिर बांधते हैं। वो गुटी बनाने का तरीका आपको किसी माली से पूछना पड़ेगा। दूसरा उसमें हम बेस ग्राफ्टिंग करते हैं जिसमें कि तना अलग होता है और उसकी जड़ें अलग होती हैं। उसके लिए अभी आप अमरूद के नए पौधे तैयार कर लें और उसको फिर जुलाई के महीने में उसमें बेस ग्राफ्टिंग कर दें। ये दोनों तरीके आपको, क्योंकि हम ऐसे आपको बता नहीं सकते, उसको आपको किसी बगीचे में जाके या किसी माली के पास जाके सीखना पड़ेगा और आप उसके पौधे बना सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए और उन्नत पौधे जो हैं आपको मिल सकेंगे अपने ही बाग से। फिलहाल डॉक्टर अमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए डॉक्टर अमित हमें बता रहे थे अमरूद के बागों की देखभाल के बारे में। साथ ही यहाँ डॉक्टर बाना आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कई जगह हम देखते हैं जो कटाई है वो शुरू हो जाती है जल्द ही, तो क्या इस दौरान भी कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए हमारे किसानों को? जी, विशेषकर जो हमारा मध्य भारत और उससे नीचे का क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ी जल्दी अगले महीने के अंत तक कटाई शुरू हो जाती है। तो कटाई में तो यही है कि फसल जब पकने लग जाए, यानी कि जिसको फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कहते हैं, बहुत अधिक नहीं पकने दें, कच्ची फसल भी नहीं काटें। जब पीलापन शुरू हो जाए और दाना पक जाए और दाना को अगर हम दबा कर देखें तो वो दबे नहीं, तो उस दशा में आपको कटाई करनी चाहिए सही पकने पर, और उससे क्या होता है कि फलियां झड़ती नहीं है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जैसे ही कटाई हो जाए उसको सही तरीके से सुखा लें और फिर उसके बाद ही भंडारण करें। भंडारण के समय जो नमी है वो 12 से 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसका जो सबसे आसान तरीका है नमी जांचने का, यदि आप जो चना मसूर है उनके बीज को दांत के नीचे दबाएं तो कट की आवाज आए,
यानी कि जो दाना टूटना मुश्किल हो जाए और टूटे तो भी कट की आवाज आकर फिर टूटे, तो समझना चाहिए कि ये भंडारण के लिए सही समय है। और भंडारण साफ भंडारण में करें, बोरियों में भरते हैं तो पुरानी बोरियों का उपयोग नहीं करें, नई बोरियों में भंडारण करें ताकि जो भंडार में जो कीट लगते हैं उनसे बचाया जा सके। यदि पुरानी बोरियों में भी भंडारण करते हैं तो उस दशा में आप जो बोरियां हैं उनको मेलाथियान का 1% का घोल बनाकर उस घोल में बोरियों को डुबो दें और उसके बाद बोरियों को सुखाकर अच्छी तरह से और फिर ही भंडारण करें, ताकि जो कीट होते हैं भंडार गृह में हमारे कीट लगते हैं उनसे आप आसानी से जो हमारी पैदावार है उसको बचा सकें और जो नुकसान होता है उसे बचा जा सके। जी बिल्कुल। तो देखिए कैसे आपकी जो हम मान सकते हैं उपज अच्छी मिलेगी, साथ ही गुणवत्ता जो है वो आपकी उपज में आ सकेगी और जो नुकसान है वो कम से कम हो, जो कि आपकी लागत को कम करने में भी सहायक होगा। फिलहाल डॉक्टर बाना, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ आज आपने जाना रबी दलहनी फसलों की देखभाल, अमरूद के बागों की देखभाल। अब चलिए हमारा जो विषय रहेगा कल का, उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। कल बात करेंगे पशुओं की बीमारी एवं रोकथाम के बारे में, और साथ ही सर्दियों में पशुओं के प्रबंधन की भी, यानी किस तरह की देखभाल आवश्यक है इस मौसम में। इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। अब बारी आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण विकल्प की, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800-11-1360। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारी कोशिश यही लगातार आपके जो सवाल आते हैं हमारे पास उनको शामिल किया जाए और साथ ही आपकी समस्या का निदान भी हो सके। फिलहाल के लिए आज हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।